नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का जो विषय है ना, मैं फेसलेस डायरेक्ट बनाया हूँ, क्योंकि पहले चर्चा कर लेता था, इसके बाद मैं बनाता था। अभी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं सोचा डायरेक्ट बना लूँ, वो वेस्ट होगा। तो देखिए, आज का जो विषय है वो सबसे अधिक युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए और छात्राओं के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट इस बात पर आधारित है कि सबसे अधिक इस पर वो लोग माने कि सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पाठ्यक्रम हो सकता है, क्या पाठ्यक्रम इसका रहना चाहिए। तो मैं ये चीज़ समझा और इसके बाद इस पर मैं एक क्लास को ही लेकर के आज आ गया और मैं इसे तैयार करके इसके बाद मैं लेकर के आया हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ ना बोलूँ और मैं आगे आप सभी लोगों के लिए क्लासेज को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल दो है, एक यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला और दूसरा है नेट हिंदी पाठशाला। दोनों का जो मेंटर है, क्रिएटर है, वो हम ही है, शाहजहां अंसारी। तो चलिए विषय को आगे हम बढ़ाते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी मास्टर हैंडबुक है ये, मास्टर बिल्कुल। तो देखिए, इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। शाहजहां अंसारी नेट हिंदी पाठशाला परीक्षा लक्ष्य जो है यूजीसी नेट जेआरएफ 2026। सामग्री प्रारूप जो है सघन अवधारणात्मक व परीक्षा उपयोगी पॉइंट वाइज नोट्स को बना करके हम तैयार किए हैं। दोस्तों, हम जो तैयार करके लाते हैं बड़ी मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन फिर भी हम तैयार करके लाते हैं, उससे घबराना नहीं है। और जैसे भी हो, आप सभी दोस्तों के लिए हम लेकर के आते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट रहेगा वो किस पर आधारित होना चाहिए, क्या रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी भाषा एवं उसके विकास पर आधारित है और इस चीज़ को आपको समझना होगा कि इसका विकास क्रम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका पीछे माने की वजह था, क्या क्या है क्रम। तो मैंने उसको बहुत बारीक से एक एक चीज़ों को लिख करके माने कि उसको मैं कन्वर्टेड किया हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्ट में बहुत सारी चीज़ों को मुश्किल होता है। तो हमारा ये कंटेंट है, आप देखिएगा क्या मिलेगा इसमें आपको, वो आप इस क्लास को ख़त्म होने के बाद आप देखिएगा। तो देखिए, मैं चर्चा करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। हिंदी यानी इकाई, इकाई जो है सिलेबस में, सिलेबस जो हमारा सबसे पहले इकाई 1 में क्या है, हिंदी भाषा एवं उसके विकास यानी भाषा विज्ञान और व्याकरणिक संरचना है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले समय पूछा जाता है क्रम में। सबसे पहले पूछा जाएगा प्राचीन आर्य भाषाओं का समय क्या है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, यानी कि इसमें ईसा पूर्व में समय घटता था। इसमें दो रूप है, एक संस्कृत है, दूसरा है लौकिक। अब इसमें भी दो तरह का है। मैं ज़्यादा इस पर चर्चा करूँगा तो ये क्लास 4 घंटे का हो जाएगा। मैं आपको माने कि सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट ऐसे लेने दूंगा आपको कि आप अच्छे से लिख लीजिएगा, बाद में इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और उसको आप माने क्या बोलते हैं, डेली अभ्यास कीजिएगा। तो देखिए, मैं ये जो पॉइंट है ना, ये इस पर मैं ज़्यादा समझ रहा था कि चर्चा करूँगा, लेकिन अगर चर्चा करूँगा तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा और बहुत लंबी क्लास है। अगर आप चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर एक टॉपिक ही लेकर के आ जाऊँगा। मैं चर्चा न करते हुए पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, सटीक बात क्या है, सटीक बात जो है वो देखिए, सबसे पहले श्लिष्ट योगात्मक भाषा, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, ऋग्वेद, उपनिषद, पाणिनिकृत, अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, इसमें रचनाएं हुआ है। सटीक और शॉर्ट में समझिए। अब दूसरा जो आता है वो मध्यकालीन आर्य भाषा है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भाषा के विकास क्रम की दृष्टि से जो इकाई 1 है ना, आप समझिए कि सिलेबस में इकाई 1 में भाषा को ही क्यों दिया गया है। वहाँ तो दूसरा कुछ भी दिया जा सकता था, साहित्यिक विधाएं भी दिया जा सकता था। जो माने कि साहित्यिक विधाओं में जैसे उपन्यास है, कहानी है, कविता है, नाटक है, निबंध है, यथाचित्र है, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, ये सभी चीज़ों को भी तो वहाँ दे सकता है। साहित्यिक विधाओं को फर्स्ट में ही दे सकता, लेकिन क्यों दिया, तो क्योंकि पीछे लॉजिक है और उसको पूछा जाता है, खास करके ये सभी चीज़ों को। और ये सभी चीज़ों को मैं देख लीजिए, आप पहले एक बार देखिए तो क्या कंटेंट आज तैयार होगा, इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बाद आप हमें बताइएगा कि हाँ क्या हम बताएं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अब यहाँ समय बदल गया है,
500 से 0 आया, 0 से फिर बढ़ गया, यानी इसमें भी 1500 का समय है। आप अगर देखिए 500 से पहले घटा फिर 1000 गया, तो यानी 1500 का समय इसमें। तो पाली में प्रथम प्राकृत है, प्राकृत में द्वितीय प्राकृत है, तृतीयक में जो अपभ्रंश है प्राकृत। इसमें पाली में आप देखिए सबसे पहले पाली में बौद्ध साहित्यिक है, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अगर बौद्ध धर्म को पढ़े होंगे, ये एक जीके आता है, लूसेंट का होता है, उसमें बहुत डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। प्राकृत में क्या मिलते हैं, तो सबसे पहले जैन मिलते हैं, शोरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमादी, ये क्रम है, इस चीज को आप लगा लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऊपर में भी जो मैं बताऊंगा जहां, आप उसको नोट कर लीजिएगा। इसको तो मैं जहां जहां अंडरलाइन किया हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट पहले लेकर के रख सकते हैं, बाद में आप देख लीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया। इसके बाद अपभ्रंश में संधि कालीन भाषा वट उकार बहुला प्रवृत्ति है। और स्वयंभू का परम चौ इसी में रचना हुआ था 11वीं सदी। ये 10वीं सदी जो है ना, ये मैंने 1000 ईस्वी, इसी में स्वयंभू का परम चौ जो है ये पहला रचना हुआ था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ अब आ गया है साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो आ गया है, इस चीज को याद रखिएगा। कहाँ, तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं। कहाँ, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। तो 1000 ईस्वी में अंत में हुआ अपभ्रंश में। कौन सी भाषा थी, परम चौमू जो अपभ्रंश भाषा। ये भाषा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए और ये पूछे गए हैं। ये परम चौ स्वयंभू का परम चौ जो रचना है वो कौन सी भाषा में, तो अपभ्रंश में। कब हुई ये रचना, 11वीं सदी आप लिख दे, 10वीं सदी 11वीं सदी आएगा, आप मार दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आता है आधुनिक भारत आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें आता है हिंदी की उपभाषाएं। दूसरा पॉइंट बंगाली, मराठी, गुजराती आदि। इसमें अयोग्यात्मक वियोग्यात्मक संरचना पसर्गों यानी विभक्तियों का पृथक प्रयोग सहायक क्रियाओं का विकास हुआ। अब आता है दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट क्या है, हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 17 प्रमुख बोलियां, संपूर्ण वर्गीकरण हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा ना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले शोर सेनी आता है। शोर सेनी में आता है शोर सेनी, सेनी पश्चिमी, याद रखिएगा, स याद रखिए। इसमें 5 है, इसमें 5 भाषा है, खड़ी बोलवी, कोरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। कभी कभी कोरवी पूछा जाता है, खड़ी बोली के बगल में कौरव को भी याद रखिएगा, कौरव और पांडव। खड़ी बोली, इसका भी हम क्षेत्र बताएंगे, आप उसके लिए निश्चित रहिए, अभी घबराना नहीं है। आपको क्लासेज कैसा लग रहा है इस वक्त में, आप अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है यहाँ तक में। आगे तो आप अपना माने कि विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको इस जगह बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी जाएं, कोई भी चीज़ करें, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए मेरे हिसाब से अगर कोई मूवी देखने जाते हैं फिल्म, तो आपको ये फिल्म ख़त्म होने के बाद ये अनुभव होता है ना, फिल्म कैसा था नहीं था, आप खुद में ये विचार करते हैं। अगर यही एक छोटी रूप अगर आप फीडबैक के रूप में दें तो उससे क्या होता है जानते हैं, एक मनोबल बढ़ता है और उस पर वो अच्छे से तैयार करने का प्रयास करता है और बेहतर बनाने का माने की कोशिश करता है। हम तो साहित्य के स्टूडेंट हैं, आप भी हैं, माने स्टूडेंट का मतलब हम जो भी हैं माने साहित्य से जुड़े हुए हैं। हमारा काम है अच्छे और बुरों को पहचानना और उस पर एक अच्छी प्रतिक्रिया देना, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, एक आलोचना टाइप में। अच्छी हो तो एक विचार साझा हो जाएगा, खराब हो तो एक आलोचना हो जाएगी, लेकिन उसमें अपना एक विचार उन्होंने दिया, उस पर वो महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करेगा। किसी भी चीज़ों पर आपके क्लास में जो भी टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, आप तो ये चीज़ जानते होंगे ना कि वो फलाना ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, तो एक विचार होता है। तो वही चीज़ एक साझा हमें जरूर कीजिएगा। अब तक में आपको क्लासेज कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिए। क्लास खत्म होने तक में आपके पास क्या कंटेंट होगा उसके बारे में भी आप हमें साझा कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए खड़ी बोली कोरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, पांगरू, बुंदेली, कन्नौजी है। आकार बोला है, खड़ी बोली में आकार है, खड़ी बोली हरियाणवी है। ब्रज भाषा औकार बोला है, ब्रज भाषा बुंदेली। हरियाणवी जो है कन्नौजी है। बुंदेली द्वितीय व्यंजनों की प्रचुरता है, जैसे बापू। ये सब इसको मैं बताऊंगा आपको क्या है नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। शोर सैनिक अपभ्रंश आते हैं। दूसरा पॉइंट
शोरसेनी में, अपभ्रंश में। पहला तो राजस्थानी हिंदी था, पश्चिमी हिंदी में। दूसरा है राजस्थानी शोरसेनी अपभ्रंश, इसमें मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है, चारों क्षेत्र है राजस्थान का। हाँ, ऐसे है, ऐसे आता है, ये राजस्थान का क्षेत्र आता है, इसके बगल में गुजरात है। तो इसमें पश्चिम ये हो गया, पश्चिम पहले जो यहाँ लिखा है, उसके बाद पूरब, पश्चिम का बगल में पूरब होता है, उसके बाद उत्तर होता है, उसके बाद दक्षिण होता है। चारों क्षेत्र का याद रखें, पश्चिम में मारवाड़ी है, हाँ, उसके बाद पूरब में जयपुरी, और उत्तरी में मेवाती। मेवाती का मतलब पंजाबी के आसपास मिला जुला है, हरियाणवी। और मालव इसीलिए क्योंकि ये, इसके आगे में बहुत लंबी कहानी है, आगे मैं बढ़ता हूँ। राजस्थानी मालवी देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो। देखिए मैं बढ़िया से कर दिया हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए, मारवाड़ी, पश्चिमी हिंदी, जयपुरी, ढूंढारी। अच्छा, ये हाँ वही है। इसमें 9 दोनों की बोलता है, संबंध कारक में रो, री, रा, परसक होता है। अगर आप राजस्थान गए होंगे तो वहाँ प्यार से बोलता है लड़कों को छोरो, हमारे छोरो तो ऐसे, हमारे छोरी तो ऐसे। माने रा रू का प्रयोग हरियाणा और राजस्थान में अधिकतर होता है। तो वही चीज़ है यहाँ, यही चीज़ आप याद रखिएगा। रारी, हमारी छोरो ऐसे है, हमारी छोरी ऐसी है। एक गाना आया था ना, देखिएगा हरियाणवी गाना में भी, मारो छोरो तो ऐसे है, मारो छोरी तो ऐसे। मतलब प्रेम, अच्छी भाषा है, वहाँ की भाषा है। और अब आगे बढ़ते हैं। आप ये 5 पॉइंट याद रख लीजिएगा। शोरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी में कौन कौन से आते हैं, तो मारवाड़ी, पश्चिमी, जयपुरी, ढूंढी, पूर्वी, मेवाती, उत्तरी, मालवी, दक्षिण में। इस चीज़ को मुझे याद करने में 6 महीने लगे थे। पहला सेक्शन में तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जब मुझे पूछा गया था, तो समझिए कि उस टाइम में मैं इसमें गलत कर गया था, तो मैं उस चीज़ को सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर कर पाया। तो मुझे 6 महीने का समय लगा ना, भले याद मैं 5 दिन में कर लिया था, अलग बात, लेकिन 6 महीने तक मैंने इसे अभ्यास किया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है, आगे खस यानी शोर से नहीं प्रभावित पहाड़ी हिंदी, बहुत सुपर मोस्ट। कुमाऊनी, गढ़वाली, पश्चिमी नेपाली, ये पश्चिमी पहाड़ी यानी नेपाली। तिब्बती यानी बर्मा भाषाओं का प्रभाव, उदात्त, तिब्बत तो चाइना में है, नेपाल का बगल में है। और नेपाल तो हमारा पड़ोसी है, वो भी पड़ोसी है। तो कुमाऊनी, गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी। ये कुमाऊनी जो है, ये कुमाऊं प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, वो उत्तराखंड में चला गया है। दोनों में भाषा आता है, तो दोनों। और ये गढ़वाली जो उत्तराखंड का भाषा है, तो क्षेत्र है उसी से जुड़ा हुआ, यही याद रखिएगा। अब अर्धमागधी आते हैं, जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं वो अर्धमागधी से पूछे जाते हैं। हाँ, अधिकतर मैंने देखा है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हाँ, यहाँ सूत्र है ABC, याद रख लीजिएगा। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, ABC याद रख लीजिए। उदासीन, आक्रांत, वो का ब में परिवर्तन, कर्म कारक में क या परसक है। अब आते हैं, ये चीज़ हो गया। मागधी अपभ्रंश, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, बिहारी हिंदी भी है। बिहारी हिंदी में क्या है, देखिए, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा है। भिखारी ठाकुर शेक्सपियर कहा जाता है, भिखारी ठाकुर। इकार बोला प्रकृति है इसमें। अब आते हैं हिंदी के विविध रूप, देवनागरी लिपियों में संवैधानिक प्रावधान क्या है इसमें। हिंदी के प्रयोग, दक्षिणी हिंदी जो है, कुतुब शाह, मुल्ला वजही, सबरस, 1635, गद्य की पहली किताब है। इसको मैंने बहुत क्लियरिटी में लिखा हूँ। आप देखिए, उर्दू में क्या है, पूछा जाता है, अरे आप तैयारी करके पूछ जाइएगा, पूछ देगा वहाँ कुछ। हमारे साथ भी ऐसा होता था, मैंने कहीं ना कहीं जुड़ाव रहेगा इतिहास से। तो ये भी चीज़ 4 को 5 को पूछ दिया। अब अगर आप जानिएगा तो 5 दूना 10 नंबर आपका ज़्यादा हो जाएगा, हर एक नंबर पर 2 नंबर है। तो उर्दू में फारसी लिपि में लिखी जाने वाली तुर्की फारसी बहुत शैली है। मानक हिंदी में खड़ी बोली आधारित व्याकरण समस्त परिनिष्ठ रूप है। संपर्क राजभाषा, प्रशासनिक व अंतिम प्रांतीय संपर्क का माध्यम। संवैधानिक प्रावधान क्या है, पूछा जाता है। ये 343 से 351 क्या कहा जाता है, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। बस 2 ही पॉइंट, राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि हो, बस। अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि, 343 स्टार्ट है, यही रहेगी। दूसरा है क्या, 44 में प्रथम राजभाषा आयोग 55 BG खैर की अध्यक्षता में, बस दूसरा। 50 का क में क्या है, प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। 51 में क्या कहा गया, हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु संघ का निर्देश दिया गया है। 51 में दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये
इसको आप इम्पोर्टेंट समझिए। ये सुमेलित करने में पूछे जाते हैं। अब सुमेलित करने में ये नहीं कि अनुच्छेद दे करके उसका डेफिनेशन दिया जाएगा। डेफिनेशन के साथ साथ आपको सुमेलित करने के बाद आपको ये भी अब चीज़ पूछा जाता है कि क्रम से लगावें, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप तैयारी कीजिएगा, तभी हो सकेगा। और ये टॉपिक से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी भाषा एवं विकास क्रम से। 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15। सबसे ज़्यादा तो हिंदी साहित्य के इतिहास से 20 प्रश्न रहते हैं। वो संपूर्ण रहता है, पूरा संपूर्ण से। और बाकी साहित्यिक विधाएँ हैं, उपन्यास है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये जो हिंदी भाषा के विकास क्रम जो है ना, इससे 15 प्रश्न रहते हैं, एकदम बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप पॉइंट को याद कीजिएगा। मैंने बता दिया इसमें जो कैसा बनेगा, वो इस चीज़ को भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, मैंने सबको दे करके बोलेगा क्रम से लगावें। क्रम से लगा कर नहीं सुमेलित करें। सुमेलित करने के बाद ये चीज़ दिया हुआ रहेगा कि क्रम से चुने। अगर आप 3 जान रहे हैं, एकदम तीनों सेम रहे, चौथा नहीं जान रहे, फिर भी आपका चांस है कि आप मार खाइएगा, मैंने गलत होने का। तो इसलिए प्रश्न को जब तक तैयार नहीं कीजिएगा तो नहीं होने वाला है। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, टॉपिक आज बहुत बड़ा है। इसमें देखिए ना, मैं बताना चाहता हूँ आपको कहाँ तक है। इसमें लगभग 20-25 अभी तो 2 ही PDF हुआ है, मतलब बहुत है। अब आते हैं आगे, क्या है इकाई 2 में, क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, प्रवृत्तियाँ, प्रतिनिधि कवि। मैंने शॉर्टेट में लिया है अभी पेज 2 में। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ये पूछा जाता है, मैं आशा करता हूँ कि आप ले लिए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में। इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है काल विभाजन। ये जो पॉइंट है ये पूछा जाए, काल विभाजन, प्रवृत्तियाँ, कह रहा प्रतिनिधि कवि। 3 ही पॉइंट बनेंगे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में। बेसिक चीज़ें जो पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास में, सबसे पहले काल विभाजनों पर पूछा जा सकता है। प्रवृत्तियाँ कह रहा था हर एक का, उसका प्रतिनिधि कवि कौन कौन था। प्रतिनिधि कवि का मतलब प्रतिनिधि, उस वक्त के जो प्रतिनिधित्व किया सबसे बेस्ट, वो पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इतिहास दर्शन एवं आरंभिक इतिहास का ग्रंथ अगर हम देखें तो गारसा द तासी 1839 में, इस्तेतवार द लतेतु एंदुए हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में वर्णानुक्रम पद्धति। मैंने 3 पॉइंट लिखा है और इसके बारे में अगर जब चर्चा कीजिएगा तो बहुत बड़ा होगा, तो वो सभी पूछे जल्दी नहीं जाते हैं। लेकिन जो पूछे जाते हैं अक्सर मैंने उस चीज़ को, गारसा द तासी का 1839 में, इस्तेतवार द लतेतु एंदुए हिंदुस्तानी है, फ्रेंच भाषा में वर्णानुक्रम पद्धति में है, ये पूछा गया है। तो मैंने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट के गारसा द तासी का 1839 में दूसरा बुक्स है, फ्रेंच भाषा में वर्णानु, हर एक लाइन 5 प्रश्न है इसमें। अब आप ही देखिए 5 प्रश्न, 5 पॉइंट है तो 25 प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर का 1883 में शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास, 1000 कवियों का विवृत है इसमें। मैंने क्या बताया आपको, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। अब देख लीजिए, शिव सिंह सेंगर 1883 शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास, 1000 कवियों का विवृत है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन, क्या है जॉर्ज ग्रियर्सन का, तो देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का है 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये अंग्रेजी भाषा में प्रथम काल कर्मानुसार वर्गीकरण, भक्ति काल को स्वर्ण युग का है, इसी बुक्स में ये पूछा जाए। जॉर्ज ग्रियर्सन किस पुस्तक में, अब तो पूछे जाते हैं किसने कहा है, अब ये पूछे जाते हैं किस पुस्तक में कहा है, इसलिए मैंने लिख दिया है इस चीज़ को। अब आता है मिश्र बंधु 1983 में, मिश्र बंधु विनोद, 4 भाग में 5000 कवियों का तुलनात्मक विवरण है इसमें, 4 भाग में। बस ये चीज़ पूछे जाते हैं, इसका प्रकाशन वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कितने भाग में ये पूछा जाएगा, कितने कवियों को उल्लेख किया है, 5000। कहीं आपको मिलेंगे 4575, 76, हाँ मैंने 4578 मिलेंगे, 4500, 4600, 4800 भी मिलेंगे, तो 5000 नहीं रहेंगे। अगर 4600-4700 रहेगा, ये याद रखिए। 3000 रहेगा, 4000 रहेगा, 5000 रहेगा, मैंने हज़ारों पर रहेगा। तो आप अगर नहीं है 5000 मारिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, विधेयवादी पद्धति है, 900 वर्षों का 4 कालों में विभाजन किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसी का, तो हिंदी की दृष्टि से हम इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। हिंदी से विधेयवादी पद्धति 900 वर्षों के इतिहास 4 कालों में किया है। अब आते हैं, देखिए बहुत आपको यहाँ इस चीज़ को आप कर लीजिएगा ना, इसके बाद आप देखिएगा कि क्या तैयारी आपकी है। आदिकालीन साहित्य की 4 प्रमुख धाराएँ क्या क्या है। ऊपर में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित क्या था, 4 काल का विवरण था। उसमें चारों कालों का विवरण मैंने इस रूप में किया। सिद्ध साहित्य में 84 थे, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, सरापा है, सबरपा है, लुविपा, डोम्बिपा, कुल 84 थे सिद्ध में। और अब आते हैं दोहा कोश रचना है, सबसे इम्पोर्टेंट चर्या पद है सबरपा का, दोहा कोश सरहपा का, चर्या पद सबरपा का। प्रथम कवि जो है सरहपा है राहुल संकृतैन के अनुसार, और संध्या भाषा शैली पंचमकार साधना उलटबासी प्रयोग हुआ है सीधे साहित्य में। बस यही चीज आप नहीं जानते हैं, पॉइंट को रट लीजिए, बाद में आप समझिए। करत करत अभ्यास करत जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर पतर निशान, शिल पर परत निशान, याद रख लीजिए। मैं ये चीज बोलता हूँ, कुछ कुछ चीजों को आपको रट्टा मारना होगा, बाद में आप समझ जाइएगा खुद। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे। तो देखिए अभी ये 20 मिनट का हो गया, अभी आप दूसरा पॉइंट में, और मुझे पूरा टॉपिक खत्म करना है। समझिए आप कितना होगा क्लासेज का, 2 ढाई 3 घंटे का हो सकता है अगर ऐसे चर्चा करूं। और एक पॉइंट में अगर ज़्यादा बेसिक चीज़ों को बताने स्टार्टिंग करूं तो हो सकता है 20 घंटे का क्लास हो जाएगा, तभी खत्म होगा। अगर आप चाहें तो वैसा मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा ना। अब आते हैं नाथ साहित्य दूसरा पॉइंट, सिद्धनाथ जैन रासो, ये पॉइंट है, इसको भी आप क्रम में याद रख लीजिए। एक पहला पॉइंट है यहाँ, पहला पॉइंट में क्या है यहाँ है, उसमें क्या सबसे बेस्ट है, दोहा को सरापा का, चर्या पर सबरा, प्रथम कवि ये है। मैंने देखिए मैंने क्या कहा जाता है, स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर मैंने कर दिया है, चारों तरफ में आपको प्रश्न मिलेंगे, हाँ चारों तरफ में। दूसरा है नाथ, नाथ में गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, चौरंगीनाथ, बस कुल 9 नाथ है, ये याद रखिए। शब्दी पद प्राण संकली आत्मबोध, ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं, याद रखिए चारों। प्रवर्तक जो है इसके नाथ पंथ के गोरखनाथ। हठ योग जन का 60 चक्र फैदन है, ब्रह्मांडाकार विरोध किया, संत मत की नींव रखी थी इन्होंने। बस यही चीज याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। इसको क्रम से याद रख लीजिएगा। इसमें क्या है इसको याद रख लीजिए। इसका इसमें कौन कौन है मोस्ट, वो मैंने बता दिया। क्या है बेसिक, ये याद रखना है। अब आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में देखिए स्वयंभू पुष्पदंत धनपाल ज्वेंदु देवसेन, इसको भी क्रम से याद रख ले, क्रम से है। परम चऊ स्वयंभू का महाप्राण, पुष्पदंत का श्रावकाचार्य, देवसेन 933, इंपॉर्टेंट है, ये 11वीं सदी है। ये जो परम चऊ है 11वीं सदी है। ऊपर में मैंने बताया 10वीं दिया है, 10वीं का सबसे लास्ट में 1092 है, 11वीं सदी हो गया, 8 साल कम में तो 1100, तो 11वीं सदी आप रखिएगा। 10वीं सदी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 10वीं देगा तो 11वीं नहीं देगा, 11वीं देगा 10वीं नहीं देगा, याद रखिएगा। स्वयंभू और भ्रंश के वाल्मीकि हैं, राम कथा पर आधारित। श्रावकाचार्य जो है हिंदी के प्रथम गद्य और पद्य रचना, सुपर मोस्ट है, इस पॉइंट को याद रख लीजिए दोनों। हर एक पॉइंट पर एक एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस कंटेंट को देखिएगा ना, इसके बाद आपके पास क्या मटेरियल तैयार होगा, आप ही खुद बोलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैन है, जैन साहित्य में आपको क्या मिलेंगे, जैन तो हो गया, नाथ हो गया, जैन हो गया। अब आते हैं रासो साहित्य, इंपॉर्टेंट है। चंद्रबरदाई जगनिक नरपति लाला दलपति, चंद्रबरदाई उसमें हमारा सिलेबस में है, नेट का सिलेबस में, तो उसको हमें देखना होगा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो है, तो पृथ्वीराज रासो जब हम पढ़ेंगे चंद्रबरदाई को भी देखना होगा, तो इसलिए उसको पढ़ना मैंने जरूरी है। और इसमें कौन कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो आलाकंड जगनिका, बिशलदेव रासो नाला का। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, 69 सर्ग है। सर्ग बोलिए, समय बोलिए, 68 छंद है इसमें। डिंगल और भ्रंशपल राजधानी वो पिंगल, दोनों शैली का उसमें उपयोग मिलता है। किसमें, पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट महाकाव्य है ये। अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं में दार्शनिक संप्रदाय, आदि काल हो गया, भक्ति काल में हम आते हैं। भक्ति काल में सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, भक्ति काल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए प्रमुख शाखाएं और दार्शनिक संप्रदाय। यहाँ शाखा है और दार्शनिक संप्रदाय है। यहाँ आप समझ गए इस चीज को समझने के लिए 2 पॉइंट समझ गए, और 2 पॉइंट अगर याद रहेगा, 2 का 4 फिर 4 का 8, यही चीज है, इसे ही याद होगा। सबसे पहले अब आते हैं, इसमें क्या है, संत काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी, संत, सूफी, राम भक्ति, 4 पॉइंट आपको मिलेंगे, 4 पॉइंट याद। संत में कबीर बीजक रचना है, रैदास की वाणी, दादू दयाल सुंदर सर्वाधिक शिक्षित एवं संत कवि है। दार्शनिक मत क्या है, अद्वैतवाद, शंकराचार्य, नाथ एवं सुवी प्रभा, गुरु महिमा सर्वोपरि है। इसमें काव्यगत विशेषताएं, सदुकड़ी, इसमें जो आपको लाइन मिलेंगे ना उसी का है, ऊपर वाला ऊपर का, सेकंड, तीसरा, उसी हिसाब से आप याद रखिए, तभी याद होगा। कबीरदास का क्या, सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी का है। जाति प्रथा, पाखंड मूर्ति पूजा का प्रखर खंडन किया है इसमें। भावात्मक एवं साधनात्मक माने रहस्यवाद मिलते हैं इसमें ज़्यादा। इसमें एक चौपाई भी है, मैं वो ज़्यादा अगर करूँगा तो वही मैं बताया, मैंने बेसिक क्या है आपको बताऊंगा ना। सूफी काव्यधारा, प्रेमाश्री, जयसी का पद्मावत 1540, अखरावट उसी का है, कुतुबन मिर्गावती 1503, मंजन मधुमालती 1545, ये इंपॉर्टेंट है चारों का, ये तीनों का प्रकाशन वर्ष, रचना काल, वही रचना काल या प्रकाशन वर्ष, और रचना किसने किया है और क्या है, हाँ उसको याद रखें।
तवस्सुफ दर्शन, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, वो उसी का है जैसी का। अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई मसनवी से ली है। उसका कुतपन मृगावती में क्या है, मृगावती में वही चीज़ है, इश्क मजाजी है। और नागमती वियोग खंड का अप्रितम है, बारहमासा वर्णन किया है। मंझन मधुमालती क्या है, 4 मुकाम है, शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, मारिफत। इसका क्रम याद रख लीजिएगा, 4 मुकाम जो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, मधुमालती, मृगावती, ये चीज़ याद रखिए। लौकिक कथा द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना का वर्णन किया गया है इसमें, इसको क्रम से याद कर लीजिएगा, पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा सगुन कहा गया है, राम भक्ति शाखा को सगुन कहा गया है। तो देखिए राम भक्ति शाखा को जब सगुन कहा गया है तो यह क्या है, राम भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथ, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, अग्रदास का ध्यान मंजरी, नाभादास का भक्तमाल 1550, विशिष्टा द्वैतवास रामानंदाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है, रामानंदाचार्य जो है इंपॉर्टेंट है। अवधी भाषा और ब्रज भाषा का पूर्णतम प्रयोग हुआ है किसमें, तुलसीदास का रामचरितमानस में। विनय पत्रिका उसी वही है, अग्रदास का रामावत संप्रदाय रामानंद, लोक मंगल की साधना व्यवस्था समन्वय की विषय विराट चेष्टा है इसमें। और नाभादास का भक्तमाल जो है क्या है, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श चरित्र की मर्यादा का माने कि इसमें स्थापना मिलता है। भक्तमाल 1585 है ये, ईस्वी सन में मिले तो 57 वर्ष उसमें मैनेज कर दिए। कृष्ण भक्ति संप्रदाय क्या है, शाखा सगुन शुद्धाद्वैतवाद है यहाँ। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, स्थापना 1565 है। सरस एवं संगीतात्मक ब्रजभाषा में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का अप्रतिम चित्रण मिलता है किसमें, कृष्ण में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में देखिए क्या मिलेंगे आपको, शाखा क्या है, सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, विठलनाथ, उसमें दार्शनिक मत एवं संप्रदाय, भ्रमर गीत, निर्गुण का भी विशेषताएं क्या है आप देख लीजिएगा। निर्गुण संगुण का भक्ति का प्रेम मिलता है उसमें। विजय नंददास का रास पंचाध्याय, मीरा बाई का रसकान है, प्रेम वाटिका है। रीतिकाल, अब आते हैं रीतिकाल, तीसरा टॉपिक आ गए हैं। रीतिकाल 1700 से 1900, धाराएं प्रमुख आचार्य कौन। रीति काल में मैंने बहुत शॉर्ट में किया हूँ लेकिन फिर भी लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा क्या कंटेंट है उनमें, आप देखिए ना एकदम पूरा विकास क्रम। विकास क्रम क्या है, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के विकास क्रम क्या है, टॉपिक यही है। दोस्तों आप हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हुए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। और हाँ, कम से कम अपने दोस्तों को, एक दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उससे क्या होगा, आपको डिस्कशन करने में फ़ायदा होगा। आप याद रखिए, जब आप छोटे होंगे, आपके भाई बहन पढ़ रहे होंगे बगल में, तो आप सुन के चीज़ों को याद करते थे। हमारे साथ भी ऐसा होता था। अगर यही क्लासेज किसी दूसरे दोस्तों को अगर आप शेयर कीजिएगा तो बाद में जब चर्चा कीजिएगा तो वो अगर देखेगा ना, तो वो आपके साथ कुछ गलत कीजिएगा तो आपको वो बताएगा, नहीं उसका प्रकाशन वर्ष ये था और उसमें विशेषताएं ये था, ये फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि वो याद नहीं कर सकता है। दोस्त आप अगर शेयर कीजिएगा, बोलिएगा देखो ये एक क्लास है, इसको देखो, वो देखेगा तो फिर फ़ायदा दोनों को होगा। अब देखिए 3 टॉपिक है इसमें रीतिकाल में। 3 टॉपिक क्या है तो देखिए, रीतिकाल में धाराएं प्रमुख आचार्य, रीति धारा है, रीति धारा, रीति या रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त में। रीतिबद्ध में क्या है, बद्ध में शास्त्र नियमों से बंध कर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि केशवदास है। कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है इसे। रामचंद्रिका रसिक प्रिया, इसकी रचनाएं चिंतामणि है, कवि कुल कल्पतरु है, मतीराम का ललित ललाम है, देव का भाव विलास है, पद्माकर का जगत विनोद है, भिखारीदास का काव्य है। मैंने रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आएंगे मैंने उसका यहाँ चर्चा कर दिया है। इंपॉर्टेंट कौन है, केशवदास, तो केशवदास को याद रखिएगा। अब आते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध धारा में लक्षण यानी रीति की पूरी जानकारी थी पर अलग से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, सिद्ध प्रयोग हुए। कवि बिहारी लाल बिहारी सतसई 713 दोहे लिखे। गागर में सागर भरा, श्रृंगार नीति भक्ति है, रस नीति है, सेनापति, कविता रत्नाकर, षट ऋतु वर्णन है इसमें। 4 कवि, चारों को आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से कवि हैं। अब रीति मुक्त में लक्षण है शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर आंतरिक अनुभूतियों का स्वच्छंद ज्ञान मिलता है। कवि घनानंद है, सुजान, हित, इश्क लता, प्रेम की पीर के अमर कवि कहे जाते हैं घनानंद, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बोधा इश्कनामा है, विरहवारी से बोधा का रचना है। आलम का आलम के लिए, ठाकुर का ठाकुर ठसक है। दोस्तों हर एक इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अगर पूछे जाए तो चारों को मैंने डिवाइड करके लिख दिया हूँ। चारों काल में जो अलग अलग कवि आएंगे उसको आप लिख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो मैं और भी अच्छे से कर देता हूँ, लिखिए, ले लीजिए। हो गया, देखिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए अब आते हैं इकाई 3 में हमारा टॉपिक क्या है यूजीसी नेट का सिलेबस में। तो साहित्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य आलोचना सिद्धांत। भारतीय काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय इंपोर्टेंट में अगर देखा जाए तो 6 संप्रदाय है। तो देखिए 6 संप्रदाय क्या है। रस संप्रदाय भरत मुनि 2वीं सदी है, नाट्य शास्त्र इंपॉर्टेंट है। इसमें माने कि क्या कहा है, इसका सूत्र क्या है, विभावानुभाव व्यय व विचारी रस निष्पत्ति ये है। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादरस रस निष्पत्ति। अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होता है तो रस बनता है। यही है, मैं परिभाषाओं को भी लिख दिया हूँ, आप याद करने में आपको सुविधा होगा। अब आते हैं दूसरा क्या है, अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय में क्या है, कब इसकी ये हुआ, तो भामा है इसके प्रवर्तक जो है, भामा है 6ठी सदी है, काव्य अलंकार पुस्तक है। न कांतमती निधुर्ष विभावती वनिता मुखम, अलंकार ही काव्य की आत्मा है। समर्थक दंडी उद्रट रुद्रट जयदेव ये है इसके समर्थक और इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय में वामन है 8वीं सदी, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। रीति रात्मा कावश्यम विशिष्टा पद रचना रीति है। क्या है, गुण युक्त पद रचना रीति है। वैदर्भी है, गौड़ी है, पंचाली, बस यही चीज याद रखें, इसमें घुसना नहीं है, हमें पास करना है। कहता है ये एक जिंदगी एक समुद्र जैसा है, समुद्र में तैर के जाना है, समुद्र में तैरते रहना नहीं है, समुद्र में तैर के जाना है, बस हमें पास करना है। हमें अपना चीज़ों इसमें घुसना नहीं है। हमें जो चीज़ों को नहीं बताया गया है हमें जिस चीज़ों पर ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा उसमें जान के फ़ायदा क्या है। कहा जाता है कि अच्छे स्टूडेंट की पहचान वो होती है जो हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसमें फ़र्क समझ आ जाता है, तभी पास कर सकिएगा। ज़्यादा ज्ञान कहा जाता है ना, ज़्यादा ज्ञान तो हमें किसका भी था, रावण को भी, लेकिन देखें ना रिजल्ट क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए वो सब चीज़ों को। अब आते हैं ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन 9वीं सदी। मैं इस चीज़ को इसलिए इस जगह चर्चा कर दिया, जो रावण था ना वो खुद एक विद्वान था, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया। तो उस हिसाब में हमें नहीं करना है दोस्तों। कम ज्ञान भी अच्छी होती है और ज़्यादा ज्ञान भी अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसे हम उपयोग कैसे करें। तो आते हैं ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन 9वीं सदी। ध्वनियालोक काव्यात्मक ध्वनि रीति है, वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान व्यंग्यार्थ ही काव्य की आत्मा है। अभिनव गुप्त कृतलोचन टीका में कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय, कुंतक हैं इसके प्रवर्तक। यहाँ आपको मिलेंगे टॉपिक क्या है, संप्रदाय, प्रमुख ग्रंथ, मूल रचना, काव्य क्या है, ये चारों को मैंने इस हिसाब से तैयार किया हूँ ना कि मैंने आपको एक ही जगह सारा मटेरियल मिले। तो देखिए कुंतक 10वीं सदी, वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वेदज्ञ भंगीर भनिते, कवि कर्म कौशल लजित वक्रता, वेदचय वर्णपद पूर्वार्ध पद पदार्थ वाक्य प्रक्रम प्रबंध, ये है क्रम, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इसको याद रख लिए। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो वक्रोक्ति जीवितम में पूछेगा, कुंतक का 10वीं है। सीधा औचित्य संप्रदाय 11वीं सदी, क्षेमेंद्र है। औचित्य विचार चर्चा है, औचित्यम रससिद्ध्यम स्त्रियम काव्यसम जीवितम, रस के अनुकूल अंगों का औचित्य पूर्ण नियोजन ही काव्य का प्राण है। हम आगे बढ़ते हैं,